राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का है और उस पे तीसरी वीडियो है हमारी ये। पिछले में हमने भूमिका देखा था पहले में, और दूसरे में हमने देखा था पुनर्जागरण काल। तीसरे में भी हमको वही है, उसमें एक टॉपिक है प्रेस और जनमत, हम उसको देखेंगे। तो चलिए प्रेस और जनमत देखते हैं। यहीं पे हमने छोड़ा था पिछली कक्षा में। नई नई अर्थव्यवस्था और शिक्षा के कारण भारतीय जनता में एक ऐसी चेतना उत्पन्न हुई जिसके आधार पे वे अपनी कठिनाइयों को समझने और उनको दूर करने की कोशिश करने लगे। इसके लिए प्रेस से बेहतर और कोई साधन नहीं हो सकता था। इसके अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय थे। भारतवर्ष में मुद्रण यंत्र स्थापित करने का श्रेय पुर्तगालियों को है। सन 1550 में उन्होंने 2 मुद्रण यंत्र मंगवाए और उनमें धार्मिक पुस्तकें छापी जाने लगी। सन 1674 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बम्बई में मुद्रणालय खोला गया। 18वीं शताब्दी में ही मद्रास, कोलकाता, हुगली, बम्बई आदि स्थानों में छापे खाने स्थापित हुए। कुछ अंग्रेज़ों और मिशनरियों ने समाचार पत्र निकाले, किंतु अपने देश के संदर्भ में पत्र निकालने की पहल राम मोहन राय ने ही की। सन 1829 में संवाद कौमुदी का प्रकाशन आरंभ हुआ। ताराचंद दत्त इसके संचालक और भवानी चरण बंदोपाध्याय संपादक थे। यह एक साप्ताहिक बंगला पत्र था। इसे राजा राम मोहन राय का सहयोग प्राप्त था। वे इसमें सामाजिक समस्याओं के संबंध में लेख लिखा करते थे। राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध लगातार लिखना आरंभ किया। इससे परंपरावादी हिंदू समाज उनके विरुद्ध हो गया और इस पत्र को भी क्षति पहुंची। इसके पहले ही श्रीरामपुर मिशन के तत्वाधान में 2 पत्र प्रकाशित हो रहे थे, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। इन पत्रों का जवाब देने के लिए उन्होंने ब्रह्मोनिकल मैगजीन का प्रकाशन किया। फारसी भाषा में भी 2 पत्र निकले, जामे जहानुमा और मिरतुल अखबार। इनके पुरस्कर्ता भी वे ही थे। फरदून जी मुर्ज़बान ने बम्बई में गुजराती प्रेस खोला और 1822 में बॉम्बे समाचार निकलना प्रारंभ किया। दैनिक पत्र के रूप में यह अब भी निकल रहा है। द्वारिका नाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील व्यक्तियों ने बंगदूत 1830 की नींव डाली। 1830 के अंत तक कलकत्ता में 3 बंगला दैनिक, 1 त्रिसाप्ताहिक, 2 अर्ध साप्ताहिक और 7 साप्ताहिक और 1 मासिक पत्र प्रकाशित हो रहे थे। 1826 में हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ। ये ध्यान देना है, पूछता है हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड है, 1826 में प्रकाशित हुआ। 1834 में कलकत्ते से ही प्रजा मित्र को भी ध्यान देना है, कलकत्ता से प्रकाशित होने लगा 34 में। हिंदी का दैनिक पत्र सुधावर्षण 1854 में श्याम सुंदर देश के संपादकत्व में कलकत्ते से ही निकला। तो हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुधावर्षण, जो 1854 में कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देश में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन और भी अधिक संख्या में होने लगा। इससे नए विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हुई। सड़ी हुई सामाजिक नैतिक रूढ़ियों के विरोध में पत्रों का अच्छा उपयोग किया गया। इनके माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत की उन कार्यवाहियों का विरोध भी हुआ जो देश हित के विरुद्ध पड़ती थी। इसके फलस्वरूप वैज्ञानिक दृष्टिकोण और राष्ट्रीयता के प्रचार प्रसार में काफ़ी मदद मिली। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर
प्रारंभ से ही अंग्रेजों और भारतवासियों में टकराहट शुरू हुई। इस संघर्ष में भी राजा राम मोहन राय ने पहल की। एडम के समय में प्रेस की स्वतंत्रता पर जो आक्रमण हुआ, उसके विरोध में उन्होंने अपने अन्य राष्ट्रवादी मित्रों के साथ कलकत्ता उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उन्होंने सरकार की इस कार्यवाही को अप्रजातांत्रिक, अव्यावहारिक तथा प्रतिक्रियावादी बताया। रमेश चंद्र दत्त के मतानुसार संवैधानिक ढंग से राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के संघर्ष की यह शुरुआत थी। 1799 में वेलेज़ली ने प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी थी, पर 1818 में हेज़िटंस ने प्रेस संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया। 1823 में जब एडम स्थानापन्न गवर्नर जनरल था, प्रेस संबंधी अधिकार पत्र लेने का अधिनियम बना। सन 1835 में मेटकॉफे ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। सन 1857 तक यही स्थिति बनी रही। मुद्रणालयों की स्थापना के कारण विचारों, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि के प्रचार प्रसार की सुविधा ही नहीं, बल्कि समाचार पत्रों के माध्यम से विचारों का विनिमय भी होने लगा। भारतीय पुनर्जागरण के लिए प्रेस का वरदान अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध हुआ। पुनर्जागरण के नेताओं ने इस माध्यम का पूरा उपयोग किया। छापे खाने का प्रभाव साहित्य के लिए भी अत्यंत हितकर सिद्ध हुआ। भारतेंदु के समय में शायद ही ऐसा कोई साहित्य कर रहा हो जो किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबंध न दिखाई पड़ता हो। इन पत्र पत्रिकाओं में शुद्ध साहित्य ही नहीं छपता था, बल्कि समसामयिक समस्याओं पे भी प्रकाश डाला जाता था। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन का अर्थ था कि दूसरों की समस्याओं में साझेदारी करना और उनको लेकर नई नई वैचारिक भूमियों को तैयार करना। इस प्रकार ये पत्र पत्रिकाएं एक ओर जहां जनतांत्रिक भावनाओं का पोषण कर रही थी, वहीं दूसरी ओर समाज की रूढ़ियों पर प्रहार करती हुई राष्ट्रीय चेतना के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योग दे रही थी। मुद्रण यंत्र के कारण साहित्य में व्यक्तिकता की भावना को बल मिला। इसके पूर्व साहित्य सामान्यतः श्रुत हुआ करता था। उसके प्रशंसकों की सीमित जमात होती थी। इसलिए साहित्यकारों के लिए जरूरी था कि अपने श्रोताओं की रुचि को ध्यान रखें। काव्य का एक साथ श्रवण सामूहिकता के परिवेश में ही संभव था, पर छापे खाने ने सारी स्थिति ही उलट दी। मुद्रण के कारण साहित्यकार और सामाजिक का सीधा संबंध नहीं रह गया। अब मुद्रण के माध्यम से ही वे एक दूसरे से संबद्ध हो पाते थे। इस माध्यम ने साहित्यकार को अवसर दिया कि वह बहुत कुछ व्यक्तिगत भी अभिव्यक्त कर सकता था। पाठकों की स्थिति भी बदली। वह मुद्रित साहित्य को एक सीमा तक व्यक्तिगत स्तर पर ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र था। मुद्रणालय के आविष्कार के पूर्व साहित्य में व्यक्तिकता का समावेश अत्यल्प था, पर भारतेंदु तथा उनके सहयोगियों के वैयक्तिक निबंधों में उसका सन्निवेश प्रचुर मात्रा में देखा जा सकता है। आधुनिक युग का साहित्य मुद्रण कला के कारण अपने रूप, रंग, अभिव्यंजना, प्रभावान्विति आदि में मध्यकालीन साहित्य से पृथक और स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान हो गया है। आधुनिक काल के साहित्य में जो वैविध्य, व्यक्तिक कल्पना, छवियाँ, बौद्धिकता, प्रयोगात्मकता आई हैं, उनका आंशिक दायित्व छापेखाने भर भी है। छापेखाने के अभाव में परिवर्तमान अभिरुचियों और संवेदनाओं का आकलन संभव नहीं था। साहित्य और कला संबंधी वादों, आंदोलनों आदि को रूपायित करने में इसका महत्वपूर्ण योग है। अब है भारतीय जागरण, रेनेसां और पश्चिम की चुनौती। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण यहाँ की अर्थनीति में बुनियादी परिवर्तन आया।
इसके फलस्वरूप धर्म, समाज, आचार विचार की जनता को एक धक्का लगा। ईसाई मजहब की प्रगति के कारण हिंदुओं, मुसलमानों की धर्म संस्कृति की सुरक्षा का प्रश्न भी उठ खड़ा हुआ। ऐसी स्थिति में धार्मिक सामाजिक परिष्कार की ओर लोगों का उन्मुख होना स्वाभाविक हो गया। आर्थिक परिवर्तन, नई शिक्षा, यातायात के नए साधनों के फलस्वरूप समाज का जो आधुनिकीकरण आरंभ हुआ था, वह पुराने धार्मिक संस्कारों, रीति नीतियों, संगठनों के मेल में नहीं था। नए यथार्थ और पुराने संस्कारों के बीच नए सामंजस्य की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस सामंजस्य के साथ ही नए भारतीय समाज के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित होती है। पूर्व पूंजीवादी समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए कोई स्थान नहीं होता। व्यक्ति जन्म और लिंग के आधार पर एक विशेष सामाजिक व्यवस्था का अंग हो जाता है। पर नया पूंजीवादी समाज इन बंधनों से मुक्त होकर ही विकसित हो सकता है। भारतीय पुनर्जागरण के मूल में व्यक्ति स्वातंत्र्य का विशेष महत्व है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज ने पुराने धर्म को नए समाज के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज ने तो स्पष्ट रूप से नए परिवर्तनों को अंगीकार कर लिया था, पर आर्य समाज वैदिक धर्म के मूल स्वरूप को बनाए रखना चाहता था। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि वह वैदिक युग की रीति नीतियों में लौट जाना चाहता था। उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा पर आर्य समाज का विशेष प्रभाव पड़ा। मध्यकाल में नए परिवेश के फलस्वरूप जाति प्रथा, छुआछूत, बाह्य आडंबर आदि के विरोध में भक्ति आंदोलन उठ खड़ा हुआ था। मुसलमानों के प्रतिष्ठित हो जाने पर इस आंदोलन के माध्यम से सामंजस्य का प्रयास दिखाई पड़ा, किंतु नए युग में नए प्रकार के सामंजस्य की जरूरत पड़ी। मध्यकाल का सामंजस्य भावनामूलक था। उस काल के बहुत से भक्त संत तंत्र विरोधों के भी शिकार थे। अब भावना से काम नहीं चल सकता था। भावना के स्थान पे तर्क, विवेक और बुद्धि से काम लेना अनिवार्य हो गया था। कहना न होगा कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज की मान्यताएं बहुत कुछ बुद्धि, विवेक और तर्क पर आधारित हैं। अब आता है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है। आधुनिक भारत की नींव का पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। आधुनिकीकरण के सिलसिले में ही उन्होंने 1772 से 1833 सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अरबी और फारसी का उन्हें बहुत गहरा ज्ञान था। अरबी अनुवाद के माध्यम से ही वे अफलातून, अरस्तु, प्लाटिनस आदि प्राचीन यूनानी विचारकों से परिचित हुए। बनारस जाके कुछ वर्षों तक गीता, उपनिषद आदि का भी गहन अध्ययन उन्होंने किया। उनकी विचारधारा पे इस्लामी एकेश्वरवाद का भी स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। ईसाई मजहब से भी वे कम प्रभावित नहीं थे। ये समस्त विचारधाराएं उन्हें पुराने औपनिवेशिक दर्शन में मिल गई, विशेष रूप से तैत्तिरीय और कौशितकी में। कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए उन्होंने उपनिषदों का उपयोग किया। मूर्ति पूजा को उन्होंने धर्म का बाह्य आडंबर माना और इसके समर्थन में जितने तर्क दिए जाते थे उनका खंडन उपनिषदों के आधार पर किया। अंधश्रद्धा और परंपरावादिता को उन्होंने खतरनाक बताया। बिल्कुल खतरनाक है। अंधश्रद्धा और ये बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, ये सब क्या है? खतरनाक है। परंपरा में ऐसी बहुत सी चीज़ें जोड़ दी जाती हैं जो अविवेकपूर्ण हैं। उनके मतानुसार परंपरा का प्राचीनतम रूप शुद्ध ब्रह्मा की उपासना है, न कि मूर्ति पूजा। आज से 150 वर्ष पहले वे अकेले व्यक्ति थे जो अंधविश्वासों और रूढ़ियों के विरुद्ध लड़ रहे थे। सोचने वाली बात है।
150-200 पहले भी ऐसा व्यक्ति था जो अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ रहा था। सोचिए, आज कोई खड़ा हो जाए अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने के लिए तो कितना लोग उसे बोलते, उन्हें कितना सहना पड़ा होगा। फिर भी उन्होंने विरोध किया और खंडन किया उपनिषदों के आधार पे कि जो आप चीज़ें बता रहे हैं वो हमारे उपनिषद में, हमारे वेद में दी ही नहीं गई हैं। फिर किसके आधार पे बता रहे हैं? सारे पंडित मुल्ला वजही बताते हैं ये करिए, हमारे वेद में दिया है। पता चलता है खुद वेद कभी पढ़े ही नहीं हैं वो, और बता देते हैं कि वेद में दिया है, हम मान लेते हैं कि वो पढ़े होंगे, पर कभी वो खुद पढ़े नहीं होते हैं। तो उनका खंडन उन राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों के आधार पे ही किया कि जो आप लोग बता रहे हैं ये सब दिया ही नहीं है उसमें। उनकी विचारधारा में तर्क की प्रधानता थी, जो लाक, ह्यूम और रूसो के मेल में थी। उनका मत था कि व्यक्ति को स्वयं दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनके सिद्धांतों को अपने तर्क की कसौटी पे कस के खरा उतरना चाहिए। जो अंश तर्कोनुमोदित न हो उन्हें अस्वीकार करना आवश्यक है। धर्म हिंदू समाज की रीढ़ है। हिंदू समाज की रचना धर्म के आधार पर की गई है, इसलिए धार्मिक सुधार सामाजिक सुधार से अनिवार्यता संबद्ध हो जाता है। राजा राम मोहन राय तथा अन्य धर्म सुधारकों ने इसे अच्छी तरह पहचान लिया था। अतः राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई प्रकारों की सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया। जाति प्रथा को उन्होंने अमानवीय और राष्ट्रीय विरोधी कहा। सती प्रथा के विरोध में उनका प्रयास सर्वथा स्मरणीय रहेगा। उन्होंने विधवा विवाह तथा स्त्री पुरुष के समान अधिकार का भी समर्थन किया। राजा ने पाश्चात्य संस्कृति को भी मूल्यवान समझा, इसीलिए अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के प्रसार में उचित योग भी दिया। उस समय के ब्रिटिश राज्य की अच्छाइयों की उन्होंने प्रशंसा की। वस्तुतः 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों ने जो कुछ किया वह ऐतिहासिक दृष्टि से प्रगतिशील ही कहा जाएगा। ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर, 1817 में इनका जन्म हुआ था, 1905 में इनका निधन हुआ। ब्रह्म समाज को देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया। स्थापना राजा राम मोहन राय ने की, पर आगे बढ़ाया देवेंद्र नाथ ने और केशव चंद्र सेन ने। देवेंद्र नाथ वेदों की अपौरुषेयता पर विश्वास नहीं करते थे। उनकी आस्था अंतः प्रज्ञा पर अधिक थी। और केशव चंद्र सेन बहुत कुछ प्रयोगवादी थे। उन्होंने ब्रह्मा धर्म के प्रसार के लिए दूर दूर तक यात्राएं की। उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप मद्रास में वेद समाज और बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। वे राजा राम मोहन राय की तार्किकता और बौद्धिकता तक ही अपने को सीमित न रख करके वैष्णवों के भजन कीर्तन की ओर आकृष्ट हुए। ईसाई धर्म की ओर भी वे अधिकाधिक झुकते गए। केशव के कारण समाज में 2 बार फूट पड़ी और दोनों बार उन्होंने अलग संस्थाएं स्थापित की। साधारणतः ब्रह्म समाज और नव वेदांत। केशव के बाद ब्रह्म समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो शिक्षित समाज को प्रभावित करता। तो ब्रह्म समाज हमने देखा। अब आता है हमारा प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना हुई थी 1867 में। ब्रह्म समाज 1828 में, प्रार्थना समाज 1867 में। सन 1864 में बम्बई और पूना में केशव चंद्र सेन का आगमन हुआ। उनके प्रभाव से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख नायक महादेव गोविंद रनाडे थे। वे 19वीं शताब्दी के चोटी के बुद्धिजीवी, विविधता और मेधावी व्यक्ति थे। देश और नमाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर देश और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं था जिसकी ओर उनकी दृष्टि न गई हो। वे 40 वर्षों तक सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक समस्याओं का तर्कपूर्ण ढंग से विचार किया। उन्हें हिंदू होने पे गर्व था और वे भागवत धर्म के अनुयायी थे।
वे संकीर्ण विचारधारा को कभी भी प्रश्रय नहीं देते थे। वे प्रगति विकास के विश्वासी थे। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध करते हुए रामानुज के द्वैतवाद का समर्थन किया। मध्यकालीन मराठा संतों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। वे ईश्वर को सार्वभौम और सर्वश्रेष्ठा मानते थे। आत्मा की अमरता में उन्हें विश्वास था, पर वे अपने विचारों में कहीं भी प्रतिक्रियावादी नहीं हैं और न तो उनमें कोई पूर्वाग्रह ही है। अतीत के प्रति उनके मन में आदर था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं था कि वे अतीत को उसके उसी रूप में पुनः प्रतिष्ठित करना चाहते थे। पुराने आचार विचार और संस्थाओं को उनके मूल रूप में पुनः स्थापित करने वाले पुनरुत्थानवादियों से वे अनेक प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं, हम किस चीज़ का पुनरुत्थान करें? क्या हम अपने पूर्वजों के पशुतुल्य भोजन और सुरापान को पुनरुत्थापित करें? क्या हम 12 प्रकार के पुत्र और 8 प्रकार के विवाहों का पुनः शुरू करें? क्या पशु यज्ञ या मानव बलि का पुनरारंभ किया जाए? क्या सती प्रथा को पुनः जारी करना चाहिए? क्या आज भी जगन्नाथ के रथ से कुचलकर मर जाना श्रेयस्कर घोषित करना चाहिए? गोविंद रनाडे अतीत के मृत तत्व को मृत मानकर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मृत अतीत को कभी भी जीवित नहीं किया जा सकता। समाज जीवित अवयवों का संगठन है। इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। इस प्रक्रिया के बंद हो जाने पर समाज मुर्दा हो जाएगा। रानाडे ने जिस एक सुधार पे बार बार जोर दिया है वह है मनुष्य की समानता। वे जाति पाति की प्रथा के विरुद्ध और अंतरजातीय विवाह के पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर उन्होंने बराबर बल दिया है। उनका वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण तर्क पद्धति और सामाजिक परिष्कार के प्रति अभिरुचि आदि से स्पष्ट है कि वे पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित थे। किंतु पाश्चात्य मत को भी उन्होंने बिना वितर्क के स्वीकार नहीं किया। जाहिर है कि वे भी भारतीय संस्कृति को नवीन वैज्ञानिक विचार प्रणाली के अनुरूप ढालने की कोशिश कर रहे थे। प्रार्थना समाज हमारा ख़त्म हुआ। अब आता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना हुई 1897 में। रामकृष्ण परमहंस अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में परमहंस थे। उनके संबंध में कहा जाता है कि इस गरीब अपढ़ गवार रोगी अर्धमूर्ति पूजक मित्रहीन हिंदू भक्त ने बंगाल को पूरी तरह हिला दिया। उनके योग्य शिष्य विवेकानंद ने उन्हें बाहर से भक्त और भीतर से ज्ञानी कहा है। स्वयं विवेकानंद के संबंध में ठीक इसका उल्टा कहा जा सकता है। रामकृष्ण परमहंस का देहावसान के बाद विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की। तो आपको ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने 1897 में की और रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो उनके गुरु थे। तो इन दोनों को आपको ध्यान देना है। सन 1893 में विश्व धर्म संसद में सम्मिलित होने के लिए वे शिकागो गए। उनकी वक्तृता से प्रभावित होकर न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा था कि विश्व धर्म संसद में विवेकानंद सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। उनको सुनने के बाद ऐसा लगता था कि उस महान देश में धार्मिक मिशनों को भेजना कितनी बड़ी मूर्खता थी। विश्व विजय करने के बाद इस देश में उनका अत्यंत भव्य स्वागत हुआ। यद्यपि उनका मुख्य प्रयोजन रामकृष्ण परमहंस के उपदेशों का प्रचार करना था, फिर भी सामाजिक कार्यों में उनकी गहरी रुचि थी। माननीय क्षमता के विश्वासी होने के कारण
उन्होंने जाति संप्रदाय, छुआछूत आदि का विरोध किया। गरीबों के प्रति उनकी सहानुभूति अत्यंत प्रगाढ़ थी। उन्होंने कहा है कि पूजा के सभी उपकरणों को फेंक दो, शंख, घंटा, घड़ियाल, दीप को प्रतिमा के सम्मुख डाल दो। व्यक्तिक मुक्ति के लिए की गई साधना, शास्त्रों के अध्ययन का अहंकार छोड़ दो। गांव-गांव जाओ और गरीबों की सेवा में अपने को निछावर कर दो। शिक्षितों तथा उच्च वर्ग की भर्त्सना करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तक देश के हजारों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, मैं प्रत्येक शिक्षित वर्ग को धोखेबाज कहूँगा। गरीबों के पैसे से पढ़कर भी उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भारत को केवल जनता से आशा करनी चाहिए। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक दृष्टि से मर चुका है। धर्म तो वह है जो शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति दे, जो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव प्रदान करने में सहायता करे। धर्मगत ध्यान यदि व्यक्ति को प्रमादी और निष्क्रिय बनाता है तो उसे त्याग देना चाहिए। तुम्हारे रामकृष्ण की चिंता कौन करता है? तुम्हारी भक्ति और मुक्ति को कौन देखता है? तुम्हारे धर्म ग्रंथों की परवाह किसे है? अगर मैं अपने देशवासियों को कर्मयोग में दीक्षित कर सकूं और इसके लिए मुझे हजारों बार नरक जाना पड़े तो मुझे प्रसन्नता होगी। कितने महान थे विवेकानंद। विवेकानंद ने हीनता की भावना से ग्रस्त देश को यह अनुभव कराया कि इस देश की संस्कृति अब भी अपनी श्रेष्ठता में अद्वितीय है। इस देश का आध्यात्मिक चिंतन असमानांतर है। आध्यात्मिक स्तर पर मनुष्य की समता, एकता, बंधुत्व और स्वतंत्रता की ओर भी उन्होंने हमारा ध्यान आकृष्ट किया। पश्चिम की भौतिकता से चमत्कृत देशवासियों को पहली बार यह एहसास हुआ कि हमारी अपनी परंपरा में भी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें दुनिया के सामने गौरवपूर्ण ढंग से रखा जा सकता है। अब है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना होती है 1867 में होती है। यहाँ 75 दे दिया है, मिस्टेक मुझे लग रहा है कुछ किया है, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। ठीक। गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आर्य समाज का प्रभाव था। तो आर्य समाज कहाँ कहाँ प्रभावित था? गुजरात में, यूपी में, पंजाब में। इन प्रदेशों का मिजाज बंगाल से भिन्न है। बंगाल की भावुकता के स्थान पे इन्हें पौरुष और अखड़ता अधिक प्रिय है। बंगाल और महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में मध्यकालीन संतों की वाणी का भी योगदान है, पर आर्य समाज में उनका कोई स्थान नहीं है। सन 1867 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 75 होना चाहिए था। दयानंद सरस्वती असाधारण व्यक्ति थे। वे संस्कृत के चोटी के विद्वान, वाग्मी और अत्यंत मेधावी थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय दृढ़ और असमझौतावादी था। उनके विचारों में कहीं भी अस्पष्टता और रहस्यवादिता नहीं मिलेगी। विवेकानंद को छोड़ इतना अटूट आत्मविश्वास अन्यत्र नहीं दिखाई देगा। उन्होंने आर्य समाज के लिए वेदों को आधार माना। वे वेदों को शाखा और अपौरुषेय मानते थे। वैदिक धर्म ही सत्य और सार्वभौम था। दूसरे धर्म अधूरे हैं, इसलिए समाज का कर्तव्य है कि अन्य धर्मावलंबियों को हिंदू धर्म में दीक्षित करें। आर्य समाज ने सामाजिक और नैतिक मूल्यों को देखते हुए एक आचार संहिता बनाई। इसमें जाति भेद, मनुष्य या स्त्री पुरुष में असमानता के लिए कोई स्थान नहीं था। निश्चय ही यह एक लोकतांत्रिक दृष्टि थी। वैदिक धर्म के व्याख्याता होने के बावजूद वे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। समाज की भौतिक उन्नति के लिए वे पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान की शिक्षा आवश्यक समझते थे। 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की हुई।
आगे चलकर प्रत्येक महत्वपूर्ण स्थान पर दयानंद स्कूल कॉलेज खोले गए। अपने हिंदूवादी दृष्टिकोण के बावजूद आर्य समाज ने राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में आश्चर्यजनक योगदान किया। कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार इसे दबाने के लिए भरपूर चेष्टा करती रही। द टाइम्स की ओर से 1907 के बाद होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधि आया था। उसने आर्य समाज को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सबसे अधिक खतरनाक तत्व बतलाया। उत्तर भारत के आचार विचार, रहन सहन, साहित्य, संस्कृति और पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव पड़ा। गद्य की भाषा के परिष्कार में भी इस आंदोलन का अभूतपूर्व योग है। छुआछूत पे जितना प्रबल आघात इस आंदोलन ने किया, उतना और किसी अन्य ने नहीं। बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के आंदोलन उच्च और उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहे, पर आर्य समाज का प्रसार मुख्यतः मध्य वर्ग के बीच हुआ। इसलिए इसका कार्य अधिक क्रांतिकारी सिद्ध हो चुका। आर्य समाज के कार्य एक ओर प्रगतिशील थे तो दूसरी ओर प्रतिक्रियावादी। जहाँ तक मानवीय क्षमता, अस्पृश्यता आदि का संबंध है, इसे प्रगतिशील माना जाएगा, किंतु मुसलमानों के प्रति इसका आक्रामक रुख प्रतिगामी प्रवृत्ति का सूचक है। वेद को अपौरुषीय और अतर्क मान लेने के कारण मुक्त व्यक्तिगत चिंतन के लिए इसमें अवकाश नहीं रह गया। अब आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में। थियोसॉफिकल आंदोलन भारतीय धार्मिक परंपरा पर ही आधारित था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मदाम ब्लावत्स्की और कर्नल ओल्डकॉट द्वारा न्यूयॉर्क में सन 1875 में हुई। सोसाइटी के संस्थापक जनवरी 1879 में भारतवर्ष पहुँचे। 1882 में अड्यार, मद्रास में इसकी शाखा खोल दी गई। श्रीमती एनी बेसेंट सन 1888 में इस संस्था की इंग्लैंड शाखा से संबद्ध हो गई। 1893 में वे भारत आई और सोसाइटी के विकास में तन मन से जुट गई। उन्होंने घोषित किया कि मैं अपने विगत के संस्कारों के कारण हृदय से तुम्हारे साथ हूँ। अपने गत्यात्मक व्यक्तित्व और असाधारण व्यक्तित्व शक्ति के कारण उन्होंने अनेक शिक्षित भारतीयों को आकृष्ट किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने समस्त देश का दौरा किया और हिंदू धर्म की आध्यात्मिकता के पक्ष में ओजस्वी भाषण दिए। थियोसॉफी में उन्होंने अपने आदर्शों को मूर्त रूप देने के लिए शिक्षा संस्थाएं भी खोली। बनारस का सेंट्रल हिंदू कॉलेज इसी तरह का कॉलेज था। इस आंदोलन के कारण उदारता और समन्वयवादी दृष्टि का विकास हुआ, किंतु यह बहुत कुछ उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। अब है प्रतिक्रियाएं कि इन आंदोलनों की प्रतिक्रिया क्या हुई। बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर भारत में नए धार्मिक आंदोलनों के विरुद्ध पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रियाएं आरंभ हुई। बंगाल में राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में धर्म सभा 1830 की स्थापना की, पर 1857 के विद्रोह तक वह समाज का प्रभाव कम नहीं कर सकी। किंतु 1857 के विद्रोह के बाद सुधारवादी रेडिकल्स का जोर कम हो गया और पुरातनवादी मनोवृत्तियां उभरकर सामने आईं। 1858 के अनंतर बंगाल में दो प्रवृत्तियों का ज्यादा जोर था, राष्ट्रीयतावादी और स्वच्छंदतावादी। दोनों के मूल में व्यक्तिगता, अतीत के प्रति गौरव का भाव, विदेशी सत्ता के विरुद्ध आक्रोश, गांव की बढ़ती हुई गरीबी के प्रति सहानुभूति, स्वतंत्रता और समानता के प्रति आग्रह आदि क्रियाशील थे। अतीत के गौरव के प्रति जागृति फैलाने का श्रेय उन पुरातत्ववेत्ताओं और पुरालेखविदों के मुद्रा शास्त्रियों को है जिन्होंने विस्मृति के गर्भ में
विलीन भारतीय साहित्य, कला, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, वास्तुकला आदि का पुनरुद्धार किया। इसके फलस्वरूप संसार में भारत का गौरव बढ़ा और इस देश के निवासियों में आत्मसम्मान का भाव जाग उठा। अब पाश्चात्य संस्कृति के सामने डटकर खड़ा हुआ जा सकता था। नवीन हिंदूवाद का जन्म हुआ। इसमें मुख्यतः दो दल थे। एक प्रत्येक प्रकार के सुधार का विरोधी था, तो दूसरा यथास्थान नए विचारों के सन्निवेश का पक्षपाती था। किंतु मुख्य धारा में यह किसी प्रकार के मौलिक परिवर्तन का आकांक्षी नहीं था। बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसे ही व्यक्ति थे। वे गीता के निष्काम कर्मयोग के हिमायती थे। उन्होंने धर्म तत्व पर 2 जिल्दों में पुस्तकें लिखी। कृष्ण के संबंध में कृष्ण चरित्र ग्रंथ लिखा। वे धर्म सुधारकों की भांति टुकड़ों टुकड़ों में समाज सुधार के हिमायती नहीं थे। उनका विश्वास था कि धर्म और नैतिकता के समग्र पुनर्जागरण में ही समाज सुधार समाविष्ट हो जाता है। बंकिम के विचारों और उपन्यासों में देश प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा था। वे देश प्रेम को धर्म और धर्म को देश प्रेम कहते थे। महाराष्ट्र की स्थिति बंगाल से भिन्न थी। एक तो वह अंग्रेजों के अधिकार में बंगाल से 60 वर्ष पीछे आया और दूसरे पेशवा राज्य की परिसमाप्ति का दर्द उसे बना हुआ था। अपनी परंपराओं के प्रति उसे अधिक अनुराग था। महाराष्ट्र ने देश की गरीबी, भूखमरी आदि का पूरा दायित्व अंग्रेजी राज्य पर डाल दिया। चिपलूणकर के निबंधों में देश के पराभव का एकमात्र जिम्मेवार विदेशी शासन को ठहराया गया। तिलक ने रानाडे के सुधारों का विरोध किया। उनकी दृष्टि में इन सुधारों से समाज विभक्त होगा और इससे राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने में बाधा पहुंचेगी। जनता को एक करने के लिए उन्होंने गणेश पूजा की शुरुआत की। उत्तर भारत में आर्य समाज के विरोध में सनातन धर्मावलंबियों ने अपना स्वर बुलंद किया। इन विरोधी स्वरों के कारण सुधार का कार्य तो मंद पड़ा, किंतु राष्ट्रीयता को और अधिक बल मिला। अब है हमारा अगला टॉपिक मध्यकालीनता से आधुनिकता की ओर। यद्यपि अंग्रेजों ने इस देश में नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिकता, संचार, सुविधा, प्रेस आदि को अपने निजी स्वार्थों के लिए स्थापित किया, फिर भी इससे हमारे देश का हित हुआ। एक स्थिर व्यवस्था से छूटकर देश को नूतन गत्यात्मकता का अनुभव हुआ। परंपराएं टूटने लगी। नए परिवेश में ऐतिहासिक मांग के फलस्वरूप लोग अपने को नए ढंग से ढालने लगे। आधुनिक काल में जिस पुनर्जागरण का उल्लेख किया जाता है, उसके मूल में भी ये बदलती हुई परिस्थितियां ही थी। इसके पूर्व धर्म मुख्यतः पारलौकिक आकांक्षाओं से संबद्ध था, किंतु आधुनिक काल में यह इहलौकिक आकांक्षाओं का भी वाहक बना। पूंजीवादी समाज की भौतिकता के फलस्वरूप धर्म सुधारकों को इस तरह का बाना धारण करना पड़ा था, या कहिए कि इसके लिए उन्हें बाध्य होना पड़ा। भारतीय धर्म और संस्कृति के संबंध में अंग्रेज प्रशासकों को ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रुख के कारण धर्म सुधारकों को धारदार मार्ग से गुजरना आवश्यक हो गया। एक और उन्हें विदेशियों के समक्ष अपनी धर्म संस्कृति की वकालत करनी पड़ी और दूसरी ओर देशवासियों के सामने धर्म का नया अर्थापन करना पड़ा। इस प्रकार हर बात को तर्क संगत बनाने की दिशा में जो पहल की गई, वह बहुत फलदायक सिद्ध हुई। इस संक्रांति काल में धर्म का पल्ला पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि धर्म अनिवार्यतः समाज सुधार के साथ जुड़ा हुआ था। पुराणपंथी और सुधारक दोनों ने अपने अपने मत के प्रचारार्थ धर्मशास्त्रों की शरण ली। इस युग में राजा राम मोहन राय अकेले व्यक्ति थे जिन्हें शुद्ध बुद्धिवादी कहा जा सकता है। सती प्रथा को उन्मूलित करने के लिए उन्हें भी धर्मशास्त्रों की गवाही की आवश्यकता हुई।
विद्यासागर ने सिद्ध किया कि धर्मशास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है। दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधारों को वैधता देने के लिए वेदों की ओर उन्मुख हुए और उनमें अपने मत के पुष्टियर्थ वेदों का नया अर्थ भी किया। तो ये जीके में भी पूछता है कि वेदों की ओर वापस लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। धीरे धीरे तर्क की संगति पर विशेष बल दिया जाने लगा। इसमें रूढ़ियों को उच्छिन्न करने में सुविधा हुई। परंपरावादी और धर्म सुधारक दोनों ही अतीत के गौरव को जागृत करने में सफल हुए। इससे भारतीयों को आत्मसम्मान का बोध हुआ और बराबरी के स्तर पर पश्चिम का सामना करने तथा स्वतंत्रता की मांग करने का आत्मविश्वास प्राप्त हुआ। यद्यपि वे परंपरावादी धर्म सुधारक में बहुत आस्था नहीं रखते थे, फिर भी राष्ट्रीयता पर उन्होंने अत्यधिक बल दिया था। उनका कहना था कि राष्ट्रीयता में सभी सुधार समाविष्ट हैं। वस्तुतः जिन्हें परंपरावादी कहा जाता है और जिस अर्थ में कहा जाता है उस अर्थ में वे परंपरावादी नहीं थे। रेडिकल भी पूरे तौर पे रेडिकल नहीं थे। परंपरा के नैरंतर्य को देखते हुए समस्या केवल चुनाव को लेकर खड़ी होती है। परंपरा की निरंतरता में कुछ अंश नए युग के प्रसंग में सार्थक होते हैं और कुछ अर्थहीन। परंपरा की प्रासंगिकता किस तत्व में है और किस में नहीं, इसका विवेचन और चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। तथाकथित परंपरावादी और रेडिकल दोनों के मूलभूत दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं था, फिर भी दोनों के अभिगम अलग अलग थे। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में दोनों ने विश्वास व्यक्त किया और नई शिक्षा संस्थाएं खोली। शिक्षा संस्थाएं तो पहले भी थी, पर इन शिक्षा संस्थाओं का रूप एकदम बदल गया। इनका उद्देश्य पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से परिचित कराना था। नए अर्थतंत्र, शिक्षा प्रणाली, संचार जाल आदि के कारण पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का आरंभ होता है। बहुत से लोग इसे पश्चिमीकरण न कह के आधुनिकीकरण कहते हैं। पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग बहुत संगत नहीं है, क्योंकि स्वयं पश्चिम को बहुत सी बातें पूर्व से मालूम हुई। जैसे मुद्रण यंत्र का आविष्कार सबसे पहले चीन देश में हुआ। पश्चिमीकरण से भ्रम होता है कि पश्चिमी रीति नीति, आचार व्यवहार, वेशभूषा आदि का अंधानुकरण आधुनिकीकरण का एक दृष्टिकोण है जो वैज्ञानिक विचारधारा से बनता है और वह मूलतः इस लोक से ही संबद्ध होता है। M.N. श्रीनिवास ने आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक में लिखा है, भारतीयों को केवल स्याही शोक का दर्जा देना तो स्पष्ट की वाहियात है। यह कहना ठीक नहीं कि जिस किसी बात के संपर्क में वे आए वह सब उन्होंने आत्मसात किया, उसे दूसरों तक संप्रेषित कर दिया। यद्यपि कुछ एक व्यक्तियों के साथ निस्संदेह ऐसा हुआ। वास्तव में पश्चिम से कुछ बातें ग्रहण की गई और ग्रहण की गई बातों में भी रूपांतर हुआ। रूपांतरण की इस प्रक्रिया में पश्चिमी विचारकों के मिल, बेंथम, कॉमले आदि से बहुत कुछ प्रेरणा ली गई, किंतु इसके लिए शास्त्रों के साथ साथ मध्यकालीन संतों की वाणियों का भी सहारा लिया गया। छुआछूत, जाति प्रथा, स्त्री पुरुष के भेद आदि का विरोध और स्वतंत्रता, समानता आदि का समर्थन इस तथ्य का सूचक है कि इस समय तक नवीन मानवतावाद का आविर्भाव हो चुका था। संस्कृत के शास्त्रों और मध्यकालीन संतों भक्तों की वाणियों में भी एक प्रकार का मानवतावाद मिलता है, पर वह मानवतावाद सर्वत्र ईश्वरवाद से संदर्भित है। कबीर हिंदू मुसलमान के भेद पे यह कहकर प्रहार करते हैं कि वे सभी ईश्वर की संतान हैं। कर्मकांड की निंदा वे इसलिए करते हैं कि वह ईश्वर प्राप्ति में बाधक है। भक्तों में तुलसी की स्पष्ट उक्ति है, नाते सबे राम के मानियत। पर आधुनिक युग में
मनुष्य की समता, स्वतंत्रता आदि को सामाजिक न्याय के आधार पर समर्थित किया गया। पर इन आंदोलनों में से अधिकांश में एक अंतर्विरोध दिखाई पड़ता है। इनके आदर्शों और व्यवहारों में सर्वत्र एक रूपता नहीं मिलती। टैगोर परिवार ब्रह्मा था। ब्रह्म समाज में मूर्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं। पर टैगोर परिवार खूब धूमधाम के साथ दुर्गोत्सव मनाता था। आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं कर्मणा मानी जाती थी। लेकिन आर्य समाजियों में ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो जाति के बाहर विवाह संबंध स्थापित करने में संकोच का अनुभव न करते रहे हो। दूसरा अंतर्विरोध यह था कि राजा राम मोहन राय, गोविंद रनाडे आदि बहुत से लोग अंग्रेजी राज्य को देश के लिए वरदान समझते थे, लेकिन उनके दोहन, शोषण आदि का विरोध करते थे। समाज में एक ओर संस्कृतिकरण बढ़ रहा था, दूसरी ओर लौकिकीकरण। इस अंतर्विरोध से गुजर करके आधुनिक काल का स्वरूप निखरा। अब है संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति। कि देखेंगे कि इस काल में संगीत, चित्र और साहित्य की नई स्थिति क्या था, उसमें क्या परिवर्तन हुए थे। ठीक, तो चलिए देख ही लेते हैं इसे भी। नई परिस्थिति और परिवेश के कारण साहित्य, संगीत और कला को भी संकट का सामना करना पड़ा। उनको आश्रय देने वाले केंद्र तेजी से टूटने लगे थे। कला, संगीत तो विशेष घरानों से संबंध हुआ करते थे। ये घराने पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी रक्षा में संलग्न रहा करते थे। इन घरानों के संरक्षण का दायित्व सामंत वर्ग पे था। मध्यकाल में भक्त कवियों के अतिरिक्त अकबर, जहांगीर, मानसिंह तोमर आदि ने संगीत को प्रश्रय दिया। उनके दरबारों में अनेक कलावंत रहते थे। तानसेन अकबरी दरबार का ही संगीतज्ञ था। मान सिंह ने गुजरी, टोड़ी, मंगल गुजरी, ध्रुपद आदि को नवाविष्कृत किया। मुगल सल्तनत के समाप्त होने पर संगीत की मौलिकता समाप्त हो गई। वह छोटे मोटे सामंतों के आश्रयों में किसी प्रकार सांस लेता रहा। पाश्चात्य संस्कृति की आधे में जो कुछ भी शेष था वह समाप्त हो गया। पर भारतीय पुनर्जागरण के फलस्वरूप रवि बाबू ने नए संगीत की कल्पना की, जिसमें पूर्व और पश्चिम के स्वरों का मिश्रण था। इसे राविंद्रिक संगीत की संज्ञा दी गई। सन 1919 में अखिल भारतीय संगीती परिषद की स्थापना हुई। तो ये आपको ध्यान देना है, अखिल भारतीय संगीती परिषद की स्थापना कब हुई? 1919 में। अब भारतीय संगीत के पुनरुद्धार का कार्य आरंभ हुआ। इस कार्य में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग विष्णु नारायण भारत खंडे का है। आधुनिक काल में कुछ दिनों तक भारतीय चित्रकला पश्चिम का अनुकरण करती रही, पर पश्चिम के ढंग से जिन तैल चित्रों पर निर्माण किया गया वे अपनी अभिव्यक्ति में मध्यकालीन थे। त्रावणकोर के राजा रवि वर्मा के चित्रों की विषय वस्तु भी पौराणिक और धार्मिक थी। उनके चित्रों की रूपरेखा सुनिर्मित, वर्ण योजना चटकपूर्ण और आकर्षक थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में रवि वर्मा के अनेक चित्रों को प्रकाशित किया। पर 1854 में कलकत्ता आर्ट स्कूल की स्थापना के साथ ही भारतीय चित्रकला में नया मोड़ आता है। E.B. हैवेल इसके अध्यक्ष थे। आगे चलकर हैवेल, अवनींद्रनाथ ठाकुर तथा आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय चित्र शैली को नया रूप दिया, जो मूलतः इस देश की होती हुई भी आधुनिक जीवन दृष्टि से अनुप्राणित थी। 1907 में गगनेंद्र ठाकुर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। इन प्रयत्नों का फल यह हुआ कि भारतीय चित्र शैली का एक स्वतंत्र रूप निर्मित हुआ। चित्र शैली में भी बंगाल ने पहल की। इसके माध्यम से अपनी चित्र परंपरा को नए संदर्भों में पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया। भारतीय नवजीवन की ही अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से, भारतीय नवजागरण की ही अभिव्यक्ति
चित्रों के माध्यम से हुई। नवजागरण का सबसे अधिक प्रभाव बंगला साहित्य पे पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, संवत 1922 में वे भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ जगन्नाथ जी गए। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश की नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। उन्होंने बंगाल में नए ढंग के सामाजिक देश देशांतर संबंधी ऐतिहासिक और पौराणिक नाटक, उपन्यास आदि देखे और हिंदी में वैसी पुस्तकों के अभाव का अनुभव किया। संभव है कि वे बंगला साहित्य से अनुप्रेरित हुए हो, किंतु दूसरे साहित्य के आदर्श पे अपने वास्तविक साहित्य का निर्माण नहीं होता। अपने युग की संवेदनाओं को आत्मसात करके ही भारतेंदु ने नए ढंग की साहित्य रचना का समारंभ किया। नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा, जीवन पद्धति के कारण इस देश की अपनी पहचान खो गई थी, पर इस अवरोध ने ही यहाँ के प्रबुद्ध वर्ग को नए सिरे से अपनी पहचान करने के लिए बाध्य किया। यह पहचान नवीन और प्राचीन के अंतर्विरोध में की गई। इसे दूसरे शब्दों में पश्चिमीकरण और भारतीयकरण का विरोध भी कहा जा सकता है। इन दोनों की रशाकसी काफ़ी दिनों तक चलती रही। नवजागरण के अग्रदूतों ने पश्चिमीकरण के विवेक सम्मत परिवेश में अपनी संस्कृति को नए ढंग से संगठित करने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रख के अपने को पुनः गौरवान्वित अनुभव किया और देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप दिया। आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने को पहचानने तथा पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है। अतीत के गौरव को इस देश की सभी भाषाओं में अभिव्यक्त किया गया। इस गौरव के मूल में पुनरुत्थानवादी न होकर नवीन जागरण ही क्रियाशील था। यदि कहीं पर इस पुनरुत्थानवाद की ध्वनि सुनाई भी पड़ी तो कालांतर में समाप्त हो गई। राष्ट्रीयता इस काल का दूसरा प्रमुख स्वर था। सन 1947 तक इसमें कहीं भी शिथिलता नहीं दिखाई पड़ती। स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात यह स्वर आत्मलोचन में बदल गया, किंतु 1960 के आसपास आधुनिकता का जो प्रभाव हिंदी साहित्य पे पड़ा, उससे साहित्यिक प्रगति की दिशा बदल गई। अब आता है आधुनिकता। तो आधुनिकता को हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। ठीक, फिर उत्तर आधुनिकता है तो आधुनिकता हम शुरू करेंगे अगले क्लास से। ठीक, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा और वैसे वैसे इंटरेस्ट भी आता जाएगा, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक, मुझे अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी लगेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये सब थोड़ा आंदोलन है, स्टार्टिंग की चीज़ें, थोड़ा कठिनाई होती है समझने में, पर समझेंगे तो समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग हमें लगेगी। ये किताब बहुत अच्छी है। ठीक, तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई सुझाव हो तो वो भी दीजिएगा। टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए। और क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।